Hello dear student of class 12, this is your physics teacher and today we are going to discuss our next lecture of the chapter 4 and our today's lecture is lecture number 4.11. Dear student, in this lecture we are going to discuss that is how a current carrying loop बिहेव इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम लोग जो है ये बात करेंगे कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई एक करंट कैरिंग लूप है और उसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह से होगा। तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जब आप किसी भी करंट कैरिंग लूप को या करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक इक्वल और अपोजिट कपल ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा आपका लूप जो है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जो उसके सेंटर से पास हो रही है उसके क्रॉस क्या करता है, वो जो है रोटेट करने लगता है। ठीक है, और ये जितने भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फैन है ना, या फिर जो रोटेटिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट पे बेस्ड हैं वो सभी के सभी जो हैं इस रूल पर बेस्ड होते हैं और इसमें जो है हम ये चीज़ें देखेंगे तो आपके समझ में एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आएगा कि किस तरह से जो है ये अलग अलग जो घूमने वाली चीज़ें होती हैं, रोटेशन करने वाली वस्तुएँ होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लाइक अ फ़ैन हो गया, सीलिंग फ़ैन हो गया, टेबल फ़ैन हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं जो रोटेट कर रही हैं वो ऐसे इसी प्रिंसिपल पे क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा कि किस तरह से कोई भी जो है डिवाइस जो है रोटेट करती है जब उसमें हम कोई करंट जो है फ्लो कराते हैं। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों से एक सजेशन है कि आप सभी जो है कॉपी पेन साथ में रखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उसको आप नोट करते जाएँ, राइट। और इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी या पहले वाले चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी किसी बॉडी पर एक कपल ऑफ फोर्स काम करता है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने पहले वाले चैप्टर में जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर आपने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर भी इस टॉपिक में भी हम लोग टॉर्क की बात करेंगे कि किस तरह से टॉर्क जो है काम करता है और जब किसी एक करंट कैरिंग लूप को आप जो है प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह पे उस पर टॉर्क लगता है और वो रोटेट करता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, सो हम बात करते हैं दैट इज द टॉर्क ऑन अ करंट लूप, दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टॉर्क ऑन द करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और उसमें आप किसी भी एक रेक्टेंगुलर शेप के, अब ये शेप कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे हम आइडियल कंडीशन जो है स्टडी कर रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन को स्टडी करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर जो लूप कंसीडर करेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप लूप जो है कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरह से, एक कॉइल है आपके पास, ये कॉइल कुछ इस तरह से रखी हुई है। ये इसकी एक्सिस है, अगर आप इसको इस तरह से बनाएं तो ये इसकी एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, राइट। अब ये आपके पास इसका लेंथ है तो इसे आप कुछ मान लीजिए ABCD। तो ये आपके पास जो लूप है वो ABCD है। यहाँ पे इसके कई सारे आर्म हैं, आप देख लीजिए AB, BC, CD और DA, ये इसके आर्म्स हैं और इनमें अलग अलग करंट अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है और यहाँ पे डाउनवर्ड है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इसमें इस तरह से फ्लो हो रही है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ I। और ये हम मान लेते हैं कि जो आपके पास ये कॉइल है इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी जो लेंथ है वो L है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो स्मॉल b है। ठीक है, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD जिसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है और इसकी जो लेंथ है कॉइल की वो L है और इसका जो ब्रेड्थ है वो क्या है, B है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू B। तो एक आपके पास कॉइल है जिसका एरिया A है और इसकी जो लेंथ L है और उसकी ब्रेड्थ तो है B है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ से इसके साइड्स की लेंथ की बात करूं तो यहाँ पे आर्म AB जो है उसकी लेंथ B होगी, आर्म CD जो होगी उसकी भी लेंथ B होगी, यहाँ पर AD जो होगी उसका लेंथ क्या होगा, L होगा और BC की भी लेंथ क्या होगी, L होगी। तो ये आप समझ रहे हैं रेक्टेंगल है यहाँ पर, तो आमने सामने की जो है साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो ये आप समझ सकते हैं कि इनकी साइड्स अलग अलग होंगी।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देखना है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब आप इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इसको समझना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। ये हमारे पास एक जो है ये है कॉइल है, कॉइल के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, दिस इज़ द नॉर्मल, राइट। ये आपके पास नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है। और इसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाली लेंथ जो है, ये जो एंगल बना रही है उसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, ठीक है। अल्फ़ा मान लीजिए या बीटा मान लीजिए, कुछ भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने बी एज्यूम किया, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड मत समझिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन, वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ये वेक्टर ऑफ बी है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको मैं एम मान लेता हूँ, इसको मैंने एन माना है। तो इसके साथ एंगल जो बना रहा है नॉर्मल के साथ वो थीटा है, और ये आउटर वाला एंगल इसको मैं मान ले रहा हूँ थीटा, ठीक है। मतलब प्लेन का जो एंगल है वो थीटा है, और इसके नॉर्मली आप देखो, इस प्लेन के नॉर्मली जो एंगल है वो थीटा है, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो अल्फ़ा है, ठीक है। दिस इज़ द अल्फ़ा एंड दिस इज़ द थीटा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये वाला जो एंगल है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है, और ये वाला एंगल भी क्या है, राइट एंगल है। तो ये फिगर है जो आपको समझना है, और इसी के बेसिस पे हम आगे का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD, है ना, प्लेस्ड रेक्टेंगुलर ABCD ऑफ आर्म, है ना, ऑफ आर्म। अब मैं इसको थोड़ा सा बना दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए AB, ठीक है, BC, CD और DA, ये सभी क्या है, आर्म्स हैं, जिसमें करंट फ्लो हो रही, कितनी, I करंट यहाँ फ्लो हो रही है, यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। हैविंग लेंथ किसके रिस्पेक्ट में है, लेंथ आपका DA और CB, DA एंड CB, L एंड ब्रिड्थ, और ब्रिड्थ जो है इसकी वो कितनी है, वो बेटा आपकी है, यहाँ पे देख लीजिए AB और CD, ये कितनी है, इज़ B। तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया मैंने आपको बताया था, दिस इज़ L क्रॉस B, ठीक है। तो इस तरह से जो है इतना एजम्पशन आपको यहाँ पे जूम करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को आप प्लेस करते हैं, तो आप देखिए रेक्टेंगल कॉइल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है क्या होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यू हैव टू अरेंज योर मिड फिंगर, योर फोर फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड टू राइट एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे के राइट एंगल क्या कर लेना है, इसको एज्यूम कर लेना है, जिसमें से आपका जो ये मिड फिंगर होगा, मिड फिंगर जो होगा इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस forefinger in the direction of magnetic field, then your thumb will represent the direction of force, ठीक है। तो thumb आपका क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब इस फिगर में अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है इस डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन इधर है, तो मैं देख रहा हूँ कि फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स जो है वो आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरह से, ठीक है। इसको आप मान लीजिए ये क्योंकि आर्म्स अलग अलग हैं, उनमें करंट की डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इनकी डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए इसको मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये CA है तो मैं इसको फोर्स को मान लेता हूँ, दिस विल बी 4, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, चलिए 4 मान लेता हूँ, इसको मैं 1 मान लूँगा, इसको मैं 2 मान लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आर्म B और C की बात करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, लेकिन करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ काम करेगा। जैसे इसमें फोर्स देखिए इधर की तरफ काम कर रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ कैसे काम करेगा, इधर की तरफ जो काम करेगा, या मैं अगर इधर यहाँ पे बनाऊँ, इस वाले एंड पे बनाऊँ, तो फोर्स ऐसे काम कर रहा है F4, और यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो इधर की तरफ फोर्स काम करेगा, तो दिस विल बी F3, ठीक है। तो इस वाले साइड की वजह से, ध्यान से समझिए, AD की वजह से जो फोर्स होगा वो आउटसाइड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ, तो फिगर कुछ इस तरह से बन रहा है। तो 2 डायमेंशन में
4 इधर आउटसाइड डायरेक्शन में होगा, और अगर बी और सी की वजह से जो फोर्स होगा वो इनसाइड डायरेक्शन में होगा। ये पूरे कंडक्टर की वजह से होगा, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब हमारे पास बचता है आर्म ए और बी, इसकी वजह से क्या करना है आपको, फील्ड जो है फाइंड करना है। तो जब मैं इसकी वजह से फील्ड फाइंड करता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऐसी है, तो जब इसमें आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसी एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मैं इसको F1 मान लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस वाली साइड की बात करूँ तो इसके लिए जो फोर्स की, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसको मैं F2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए बी साइड की वजह से जो फोर्स है वो F1 नीचे की तरफ, बी सी की वजह से जो है इस वाले आर्म की वजह से करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स जो है वो किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, अंदर की तरफ होगा। ये डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, और फोर्स इसमें F3 की वैल्यू क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। अगर मैं सी और डी की बात करूँ तो इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। और यहाँ पे देखना F4 की डायरेक्शन क्या होगी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। तो एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई कि ये जो फोर्सेस हैं F2 और F1, ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेंगे तो इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में करंट एक जैसी फ्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसका फोर्स नीचे की तरफ उतने ही मैग्नीट्यूड में और इसका फोर्स ऊपर की तरफ उतने ही मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों नेट फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब F1 जो होगा और F2 जो होंगे ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, बट डायरेक्शन में क्या होगा, रिवर्स होगा, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस पे काम कर रहा है। इस वजह से F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो F4 और F3 है ये जीरो नहीं होंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। ये कपल ऑफ फोर्सेज हैं, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है, दैट्स वाई दे नॉट बिकम जीरो। दे प्रोड्यूस अ कपल ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस द टॉर्क ड्यू टू विच दिस कॉइल इज रोटेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई होप मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन करेंगे, ये किस तरह से जो है इसका एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। सो लेट वी सी दैट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये फिगर आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसका कंक्लूज़न निकालते हैं और क्या इसका रिलेशन होगा ये हमें समझ में आता है। देखिए, तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई कि जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, दैट्स मीन F1 और F2, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स जो है लाइन ऑफ एक्शन, देखिए इसी एक्सिस पे काम कर रहा है। तो अगर एक ही एक्सिस पे काम कर रहा है तो इसका ऊपर वाला फोर्स जीरो और इसका नीचे वाला फोर्स, तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो इस एक्सिस पे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इस वाले फोर्स की बात करें, मतलब F4 और F3 की बात करें, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। तो इस डिफरेंट सिचुएशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक अलग से जो है फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस अलग से फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। तो ये तो पहला वाला फोर्स हो गया, लाइक दैट। ये दूसरा वाला फोर्स हो गया, ठीक है। ये आउटसाइड डायरेक्शन में ये फोर्स है और ये इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। ये है आपके पास जो है ये F4 है और ये जो है F3 है, ठीक है। ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अगर आप इसे यहाँ से मिलाएं तो ये राइट एंगल है, ठीक है। सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा, ये आपके थीटा के बराबर होगा, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है वो b के बराबर है। आप इस वाले फिगर को ध्यान से समझिए, ये वाले डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस जो है वो b के बराबर है, विड्थ के बराबर है, तो हमने b लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये एंगल 90 है और ये लेंथ जो है b है। और यहाँ से अगर मैं कोई एजम्पशंस ले लूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, ये DC है, दिस इज़ द D एंड दिस इज़ द पॉइंट C एंड दिस इज़ द D, दिस इज़ द पॉइंट C, और इसको हम कोई पॉइंट O मान लेते हैं। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया। और इस ट्राइंगल से जब आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा b sin थीटा, ठीक है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ से जब आप sin थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाले डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप निकालते हो तो ये b sin थीटा हो जाता है, और आसानी से इसको आप समझ पा रहे हो, ये b sin थीटा आपका हो जाएगा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो ये तो बेस हो गया, दिस द बेस, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से OD की वैल्यू निकालनी है तो देखो मैं क्या लिखूँगा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर OC
ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है, देखो ये फोर्सेस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यही हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो मैंने लिखा OC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो बेस तो ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो ये आपका बी हो गया, तो OC इज इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमने इस OC की वैल्यू क्या लिख दी, बी साइन थीटा लिख दी। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसी फिगर को हमने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से एलोबरेट कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से F3 और F4 की वैल्यू चाहिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कि F1 और F2 जो है वो 0 हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करें, सो दे विल बी 0। अब हमें यहाँ पे F4 और F3 की क्या करनी है, वैल्यूज़ को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से F3 और F4 की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए अगर मुझे F3 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, F3 की वैल्यू मुझे निकालनी है, F3 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज़ द F3 है ना, और ये F4। तो F3 किसकी वजह से है, आर्म BC की वजह से है। तो मैं यहाँ से जानता हूँ कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ILB साइन थीटा। क्या होता है, ILB साइन थीटा, ठीक है, दिस इज़ द L, ILB साइन थीटा। ये आपको मैंने बताया था, I जो है करंट है, L जो है लेंथ है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड है और साइन थीटा। तो अब अगर आप यहाँ से ध्यान से समझे तो ये जो आपका लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये वाला आर्म B और C, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। तो पहली बात तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई, है ना। और यहाँ से जो ये लेंथ है वो कितनी है, L है। तो मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ILB, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो क्या है, BC की लेंथ क्या है, L है, तो मैं L इसको ऐसे रहने देता हूँ, ILB, और साइन की वैल्यू मैं क्या लग दूँ, 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो F3 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई ILB। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर मैं इस I4 की बात करूं, है ना, अगर मैं जो है इस वाले आर्म की बात करूं, A से D की बात करूं, तो इसके लिए जो F4 की वैल्यू होगी वो भी सेम ही इसका आएगा, ILB। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जो F3 होगा, अगर मैं यहाँ से इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो F3 इज इक्वल टू माइनस F ऑफ 4, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में जो होंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नेट फोर्स 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, और टॉर्क क्रिएट होने की वजह से ये क्या करेंगे, घूमने लगेंगे। तो हमें क्या है, F3 और F4 का मैग्नीट्यूड पता है। अब आपको पता होता है, क्या पता होता है बेटा, आपको पता है कि जो टॉर्क एक्सपीरियंस बाई दिस कॉइल विल बी, दिस इज द आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं आइदर फोर्स में क्या आएगा, दिस इज द ILB, ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, B साइन थीटा, ये मैंने आपको बताया था पहले ही, दिस विल बी B साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया टाउ इज इक्वल टू ILB, है ना। देखो यहाँ से IL क्रॉस B, है ना, हमने लेंथ और ब्रेड्थ को साथ में ले लिया, है ना, I और B साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I, अब L इंटू B को हम क्या लिख लेंगे, एरिया, सो IAB साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज IAB साइन थीटा, जहाँ पे I क्या है, I इज़ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, A इज़ द एरिया ऑफ द क्लोज लूप, rectangular closed loop, B is the magnetic field and sine theta is the angle, right, angle with the magnetic field and area vector। तो area vector और उसके बीच का एंगल जो है वो क्या है, ये है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से काम कर रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको पीछे की तरफ ड्रॉ बैक कर दूँ थोड़ा सा, तो आप देखो इसमें करंट एलिमेंट कौन सा है, दिस इज द करंट एलिमेंट, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये जो एंगल बनता है वो थीटा है, और ये वाला जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा है, राइट, ये आपको पता है। आई मीन इस नॉर्मल और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो थीटा है ना, इज द थीटा, एंड द अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन हाउ मच, दिस विल बी magnetic field and current element, this is the DL,
DL के बीच का एंगल है। तो DL और B के बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा है, और यहाँ से जो है इसकी वैल्यू क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसको हम जो है अल्फ़ा के टर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आगे की बातें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें हम, क्योंकि आपके पास रिलेशन आ चुका है, क्या रिलेशन आ चुका है, मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ से। तो आपके पास रिलेशन आ चुका है, दैट इज़ टाउ इज इक्वल टू IA/B साइन थीटा। तो ये रिलेशन आपके पास आ चुका है। अब इसके बेसिस पे हम आगे की बात करेंगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे देखो ये थीटा जो है, अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, टाउ इज इक्वल टू I वेक्टर ऑफ A क्रॉस वेक्टर ऑफ B। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक रिलेशन आ गया जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पे समझते रहेंगे। ठीक है, और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड DL। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो है, थीटा जो है प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, और अल्फ़ा जो है इट इज़ द डायरेक्शन बिटवीन DL एंड B। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ से एक छोटा सा टर्म यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की आप बात करते थे, वैसे ही हम लोग जो है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इट इज़ द I/A। किसी भी एरिया में, किसी भी लूप में जो किसी एरिया में जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। या मैग्नेटिक डायपोल का मतलब होता है कि एक ऐसा मैग्नेट जिसमें दो पोल हों, और उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम लोग जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये स्पेशली डिफरेंट है। तो ये जो कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है दैट इज़ द नंबर ऑफ दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच हैव करंट I, है ना। जितनी ज़्यादा उसमें करंट होगी और जितना बड़ा एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये रिलेशन आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आ गया, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, वेयर M इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दिस इज़ द मैग्नेटिक, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे आगे के टॉपिक में है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। अब यहाँ से हमारे पास एक नया रिलेशन निकल करके गया, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा MB साइन थीटा। तो एक रिलेशन हमारे पास और निकल करके आ गया, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। ठीक है, अब ये आपके पास रिलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे और भी बहुत सारे केसेस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला केस देखते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हो, है ना। केस फर्स्ट देखें आप, अगर देयर इज़ n टर्न्स, अगर किसी भी कॉइल में n टर्न्स हैं तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू n, दिस विल बी n BIA साइन थीटा। अभी आपने रिलेशन आगे ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ से ये रिलेशन हो जाएगा NBA साइन थीटा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आप जितनी ज़्यादा कॉइल स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और उतना ज़्यादा अच्छा टॉर्क क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा और टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, केस सेकंड देखिए, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड में क्या करना है, केस सेकंड में हमें ये देखना है कि अगर इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब जो अल्फ़ा है इट इज़ द एंगल ऑफ प्लेन, है ना, एंगल ऑफ प्लेन विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन जो है, जो आपके पास एक कॉइल है, कॉइल का जो प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर यहाँ इस वाले फिगर से देखें तो ये वाला एंगल तो आपका क्या है, 90 है। ये वाला एंगल क्या है, 90 है। और यहाँ से देखा जाए तो ये वाला एंगल भी क्या 90 है। इसका मतलब ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू है 90 माइनस थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें रख दीजिए, टाउ इज इक्वल टू है आपके पास NBIA साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू NBIA कॉस अल्फ़ा। सो ये एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ एंगल दिया हुआ अल्फ़ा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जब आपके पास थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन हाउ
नॉर्मल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो ये दोनों कंडीशंस आप याद रखोगे, कॉस थीटा और साइन थीटा कब हमें यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बतानी है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किसी भी शेप के कॉइल के लिए क्या है, जो है एप्लीकेबल है। कॉइल होनी चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। अब वो किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर शेप में हो सकता है, बस वो कॉइल होनी चाहिए। तो ये वाले एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि जो है और भी जो है चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ जाए। सो लेट वी डिस्कस द न्यूमेरिकल ओवर दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी जो लेटेस्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया उसके ऊपर है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से स्टडी करते हैं। देखो, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन 100 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ अ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर when placed in uniform magnetic field with angle of 60 degree with a magnetic field of 5 टेस्ला। तो जो वैल्यूज़ दी हुई है सबसे पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू दी हुई है 100 टर्न्स, तो n की वैल्यू आपको दी हुई है। कॉइल जो है वो रेक्टेंगुलर है, जिसकी लेंथ, तो हमें लेंथ और एरिया दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लेते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है तो 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। तो एरिया हमें इससे पता चल जाएगा, तो कितना हो गया 800, है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको जो है इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको जो है जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 800 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -4, है ना, मीटर स्क्वायर। या ऐसे आप सिंपली अगर लिख लें तो इसे आप लिख सकते हैं, दिस विल बी 8 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि करंट जो है, जो आई फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है वो कितना है, 10 एम्पियर का करंट है ना, 10 एम्पियर का करंट है। व्हेन प्लेस्ड इन मेकिंग एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है बेटा, 5 टेस्ला है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए। अब यहाँ से आप फॉर्मूला यूज़ कर लो। आपको क्या निकालना है, आपको टॉर्क निकालना है। तो टाउ इज इक्वल टू आपने पढ़ा है, दिस विल बी NIAB, ठीक है, कॉस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे हम जो अल्फ़ा की वैल्यू ले रहे हैं वो प्लेन के साथ ले रहे हैं। व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एंगल विद 60 विद द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर ये लेंगे, दैट इज़ द एंगल बिटवीन फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। दिस इज़ द एंगल, कहाँ पे गया 60, ये वाला जो है, जो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये है आपका बेटा एंगल बिटवीन, कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक तो थीटा है, और दूसरा है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो है वो प्लेन के साथ एंगल है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, इनके बीच का एंगल है। जबकि थीटा जो है, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट या लेंथ। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको लेंथ दिया हुआ हो, लेंथ के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल दिया हो, तो वहाँ पे साइन थीटा यूज़ करोगे। और जहाँ पे आपको कॉइल केवल दिया हुआ है तो उसके प्लेन के साथ जो एंगल लोगे वो अल्फ़ा होगा। और इस अल्फ़ा को आप क्या कहते हैं, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, और जब इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाता है, और जब थीटा का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा होता है। तो अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। देखिए, n की वैल्यू कितनी है, 100, i की वैल्यू कितनी है, 10, राइट। आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी हुई है, 10 एम्पियर। और उसके बाद एरिया आपने कितना निकाला, 8 इंटू 10 टू पावर -2। और मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है, 5 टेस्ला। ठीक है, और उसके बाद जो है कॉस अल्फ़ा, तो कॉस 60 है ना, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे 1/2 हम रख लेते हैं। और जब ये कंप्लीट आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, दैट इज़ 200 न्यूटन मीटर। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस टॉपिक पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है।
सो डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, और आपको फॉलो भी करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है। सो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।